स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से आज एक नवीन विषय पर जीएस के एक अनोखे विषय पर बातचीत करने वाले हैं और वो विषय है साइंस से जुड़ा हुआ। हम लोगों ने साइंस के 3 फेज जो करके जनरल साइंस में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो मैंने बायो की क्लास आपको डाला है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों से बातचीत किया था और न्यूट्रिशन से संबंधित हम लोगों ने बातचीत कर चुका था। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं। आज जो हम लोगों की बातचीत होने वाली है जिस मुद्दे पे, वो विषय है फिजिक्स। यानी कि आज हम लोग भौतिक विज्ञान से कक्षा को प्रारंभ करने वाले हैं और जो फिजिक्स की क्लास हम लोग चलाएंगे उस फिजिक्स की क्लास से रिलेटेड पहले हम आप लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों को फिजिक्स एक अलग अंदाज में पढ़ना रहेगा ताकि हम लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा खींचने के लिए हम लोगों को फिजिक्स को हम कुछ भाग में बांटेंगे और उस नजरिए से पढ़ा जाएगा ताकि हम लोगों का जनरल साइंस के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल फेज को भी अच्छे से कवर कर पाए हम लोग। तो उस अंदाज में देखते हैं हम लोग, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, हर एग्जाम के लिए जहां तक मुझे आशा है फिजिक्स हर एग्जाम के लिए आपको काम आने वाला है। तो हम लोग फिजिक्स को 4 भागों में करके पढ़ने वाले हैं। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं और किस किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े होंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के साथ और सहयोग की उम्मीद पर मैं निरंतर प्रयास करता रह रहा हूँ। तो हमें आपसे आशा है कि आप हमारी निरंतरता को बिल्कुल जारी रखेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस विषय पे हम बातचीत करने वाले हैं। अगर उस विषय को देखते हैं जो भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स है, अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो मैं आपको पहले सिलेबस से रूबरू करा देता हूँ। 4 भाग में मैंने अभी कहा आपको कि 4 पार्ट में करके मैं आपको बताने वाला हूँ। जो हमारा पार्ट 1 होगा, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोगों को पढ़ना है मेन यांत्रिकी, मेन मैकेनिज्म से संबंधित सारी मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। यानी कि यांत्रिकी से संबंधित क्या क्या पहलू हैं, उन सारे पहलुओं पे हम लोगों की बातचीत चलेगी। अगर हम बात करें दूसरे पार्ट पे, तो जो मेरा अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ कि इस यांत्रिकी एक बहुत बड़ा सिलेबस है। आपको देखने में हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि ये एक छोटा सा सिलेबस है, ऐसा नहीं है। हमें लग रहा है चारों पार्ट को अगर पढ़ाई के हिसाब से देखा जाए तो बड़ा पार्ट बन के एक यही आता है। दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा हम लोग ये पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में हम लोगों को पढ़ना हम लोगों को पढ़ना है ध्वनि पढ़ना है और साथ ही साथ दूसरे पार्ट में हम लोगों को प्रकाश चैप्टर को भी कवर करते चलना है एक साथ। फिर तीसरी पार्ट को लेकर जब मैं आऊंगा, इसका तीसरी पार्ट के साथ जब मैं आता हूं, तो इस तीसरी पार्ट में हम लोग 2 और महत्वपूर्ण मुद्दों पे बातचीत करेंगे और वो महत्वपूर्ण मुद्दा जो होगा वो होगा विद्युत और चुंबकत्व के बारे में हम लोगों की बातचीत चलेगी। और चौथे पार्ट के साथ जैसे मास्टर आपके साथ आता है, तो चौथे पार्ट में आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी से रिलेटेड मुद्दों पे बातचीत करूंगा। ये 4 कुछ पार्ट हैं। इन 4 पार्ट में करके फिजिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। 4 पार्ट को ये दोनों एक साथ जुड़ने वाला है। यहाँ आधुनिक भौतिकी की बात करेंगे और यहाँ सारे हम लोग माप तौल से संबंधित उन समस्त मुद्दों पे बातचीत करेंगे जो परीक्षा और जानकारी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन सारी मुद्दों पे हम लोगों की बातचीत चलने वाली है। तो हम लोग देखते हैं पहले देखते हैं जरा जो यांत्रिकी है। इस यांत्रिकी को अगर थोड़ा सा हम लोग ओपन करें तो हम लोगों को क्या क्या दिखाई देगा। सिर्फ हम यांत्रिकी को ओपन कर रहे हैं, अगर यांत्रिकी को ओपन करते हैं, सारे ओपन करेंगे हम लोग तो ज्यादा समय लग जाएगा। बस हम यांत्रिकी को ओपन करते हैं।
अगर इसको देखा जाए तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ यही हम आपको क्वांटिटीज के बारे में भी बताएंगे, राशि के बारे में भी बताएंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 4 पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे, जो फिजिक्स से जुड़ी हुई 4 पद्धतियां हैं, उन 4 पद्धतियों को पढ़ेंगे। वो 4 पद्धतियां कौन है? एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई पद्धति है, एक एमकेएस पद्धति है, मीटर है किलोग्राम और सेकेंड, और एक है सीजीएस पद्धति है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, और एक है एफपीएस पद्धति, ब्रिटिश पद्धति। इन 4 पद्धतियों, फुट, पाउंड और सेकेंड, इन 4 पद्धतियों के बारे में हम लोगों की बातचीत चलेगी। इन चारों पद्धति को पढ़ने के बाद इस यांत्रिकी से रिलेटेड अभी हम आपको सारी बात बता रहे हैं कि इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हम कुछ महत्वपूर्ण मात्रक के बारे में आपको बताऊंगा। एक चार्ट बनाऊंगा जहां हम लोग जैसे बल का मात्रक क्या हुआ ऐसा पूछता है, कार्य का क्या हुआ, ऊर्जा का क्या हुआ, ऐसे करके तमाम सारे मात्रक के बारे में एग्जामिनर बार बार क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मात्रक के बारे में मैं आपको चार्ट बनाता चलूंगा। साथ ही साथ इसके बाद अगर देखेंगे हम लोग तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे कुछ वैज्ञानिक उपकरण के बारे में बातचीत करेंगे, कुछ वैज्ञानिक उपकरण के बारे में बातचीत करेंगे कि कौन से उपकरण से किस चीज का मापन होता है। जैसे आ जाता है कभी कभी आप लोगों में आता रहता है कि रडार का काम क्या है, या कहा जाएगा समुद्र की गहराई नापने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं, या झूठ बोलने में किसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऐसे करके तमाम सारे सवाल उठाता रहता है। तो यहाँ पे हम लोग सारे उन वैज्ञानिक उपकरणों का एक लिस्टिंग कर लेंगे, लिस्ट बना लेंगे, और सारे वैज्ञानिक उपकरणों को एक साथ हम लोग लगभग 20, 25, 30 वैज्ञानिक उपकरणों को एक साथ चार्ट में मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, इसके बाद जो हम लोगों की चलेगी, इस यांत्रिकी से ही जुड़े ये सारे बात मैं बता रहा हूँ, वो हम लोगों की बातचीत चलने वाली है फोर्स से, यानी कि बल से रिलेटेड। और जैसे हम लोग बल पढ़ेंगे तो बल पढ़ने के बाद यहीं से एक नए चीज का जन्म हो जाएगा, वो होगा न्यूटन साहब का नियम, यानी कि न्यूटन का नियम पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ पढ़ा जाएगा। न्यूटन के तीनों लॉ के बारे में यहाँ हम आपसे बातचीत करेंगे। फिर इसके बाद अगर देखा जाए कि इसको पढ़ने के बाद हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण बलों पे बातचीत करेंगे। पूरी ब्रह्मांड की ताकत को अगर देखा जाए तो 4 तरह के पूरी ब्रह्मांडीय शक्तियां, जितनी सारी ब्रह्मांड है हमारी फैली, उन समस्त ब्रह्मांड में 4 तरह के बल काम करते हैं। उन 4 बलों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। एक तो हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय बल के बारे में, दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग चुंबकीय बल के बारे में, तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दुर्लभ बल के बारे में, जिसको वंडरवाल बल भी बोला जाता है, उससे रिलेटेड मुद्दों पे बातचीत करेंगे। और चौथा प्रकृति का सबसे कमजोर बल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। इन तमाम सारे बलों के बाद भी दुर्लभ बल में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बल आते हैं, जैसे कोहेसिव फोर्स हुआ, एडहेसिव फोर्स हुआ, यानी ससंजक बल हुआ, असंजक बल हुआ। इसके अलावा हम लोग कुछ अन्य बल आघूर्ण पढ़ लेंगे, जड़त्व आघूर्ण के बारे में जान लेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, यानी कि अपकेंद्रीय बल क्या होते हैं, अभिकेंद्रीय बल क्या होते हैं। ऐसे कुछ तमाम मुद्दों पे, अतिरिक्त मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। और इन समस्त बातचीत करने के बाद जो हम लोगों की क्लास चलेगी, घर्षण बल वगैरह सब यही हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग घर्षण बल पढ़ेंगे, अपकेंद्रीय बल पढ़ेंगे, अभिकेंद्रीय बल पढ़ेंगे, जड़त्व आघूर्ण पढ़ेंगे, बल आघूर्ण पढ़ेंगे। इन सारे अन्य महत्वपूर्ण बलों में हम आपको सारी मुद्दों पे आपसे बातचीत करेंगे। और इतनी सारी मुद्दों पे बातचीत करने के बाद जो हमारी अगली बातचीत चलेगी वो चलेगी द्रवों के कुछ अपने नियम होते हैं, या द्रवों के कह सकते हैं कुछ अपने गुण धर्म होते हैं। तो कुछ द्रवों के गुण धर्म क्या क्या होते हैं वो 4 बात हम बताएंगे। एक तो हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन के बारे में, पृष्ठ तनाव के बारे में। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे कैपिलरिटी के बारे में, यानी कि केशिकत्व के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विस्कस फोर्स के बारे में, विस्कोसिटी के बारे में, यानी कि श्यानता के बारे में देखेंगे। और चौथा यहीं से रिलेटेड जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपथ्रस्ट फोर्स के बारे में, यानी कि उत्क्षेप बल के बारे में पढ़ेंगे। तो इतनी सारी बातें जो मैंने अभी अभी बोला है, ये सारी बातें हमारी पार्ट 1 से रिलेटेड होंगी। ये सारी बातें हमारी पार्ट 1 से रिलेटेड होंगी।
तो मैं ये सारे पार्ट को नहीं ओपन कर रहा हूँ, बस ये बताया हूँ, आपको एक अंदाजा दे रहा हूँ कि पार्ट 1 इतनी बड़ी चीज है। इन सारे चीजों को जितना मैंने अभी बोला है वो सारी बातें हमारी अभी तक पार्ट 1 से रिलेटेड है। ये सारी बात हम लोग पार्ट 1 में पढ़ेंगे। फिर जब पार्ट 1 कवर हो जाएगा तो हम लोग पार्ट 2 पे चलेंगे। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसको ओपन करके पढ़ा जाएगा। फिर पार्ट 3 के अंदर चलेंगे, यहाँ बहुत सारी चीजें मिलेंगी, उसको ओपन करके पढ़ाया जाएगा। और लास्ट में हम लोग फिजिक्स को जब कवर करेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स के साथ कवर करेंगे और इसके अंदर भी कई सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। तो इतनी सारी बातों को पढ़ा जाएगा, कवर कोशिश करूंगा कि आप लोगों को फिजिक्स कंप्लीट ही कर दूं। फिजिक्स को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश है हमारी। तो अभी मैं फिलहाल चलता हूं आपको पहले पार्ट यानी कि यांत्रिकी से रिलेटेड उन समस्त मुद्दों पे आपसे बातचीत करने। तो पार्ट 1 को हम लोग 2, 3, 4, 5 जितने दिन लगते हैं इसमें हम लोग पहले कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं पार्ट 2 को पढ़ेंगे। तो इतनी बातों को अगर चाहें तो आप अपनी भाषा में नोट कर सकते हैं। बाकी मैं बढ़ता हूँ अगले कदम पे। हम लोग जो शुरू करेंगे वो सबसे पहले हम लोग की जो चलने की टॉपिक, वो टॉपिक चलने वाली है यांत्रिकी से रिलेटेड उन सारे मुद्दों पे बातचीत। तो देखते हैं हम लोग यांत्रिकी से रिलेटेड जो सबसे पहला मुद्दा पढ़ेंगे वो हम लोगों का है मात्रक, यानी कि हम लोग पहले पढ़ेंगे मात्रक या इकाई के बारे में पढ़ेंगे और यहीं पे हम लोग देख लेंगे कुछ राशियों के बारे में। तो हम लोग पार्ट 1 में पहला हेडिंग ये लेके चल रहे हैं, तो इसको जरा हम लोग समझते हैं ये क्या है, जरा समझिएगा। भौतिकी की जो भौतिक विज्ञान, जिस भौतिक विज्ञान के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, परिभाषा बस ऐसे समझते चलेगा। परिभाषा आपसे एग्जामिनर पूछने वाला नहीं है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, लेकिन वैसे फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी बताते चलो साथ साथ। हम लोगों को इसके एग्जाम्पल को विशेष करके समझना है और विशेष करके इसके थ्योरी को समझना है, क्योंकि वहां से सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो जो मात्रक होता है, मात्रक किसी भी भौतिक राशि के एक निश्चित परिणाम के जो मानक मात्रक होते हैं उसी को हम लोग भौतिक में मात्रक कहते हैं। और ये जो मात्रक होता है, ये मात्रक जनरली 2 तरह से होता है। इसके जनरली 2 प्रकार होते हैं। एक होता है मूल मात्रक जो होते हैं इसके 2 रूप होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि मात्रक के दो रूप हैं या 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं मूल मात्रक कहा जाता है और दूसरा जो है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। अब मूल मात्रक क्या होंगे और व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे, इसके बारे में अगर बातचीत करें हम लोग, तो कोई भी दुनिया का कोई भी मानक या कोई भी मात्रक या कोई भी यूनिट अगर स्वयं पर निर्भर रहता है, किसी दूसरे को मिला करके या किसी दूसरे की सहायता से उसको न बनाया जाए, वो समस्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। यानी कि मूल मात्रक में हम लोग ये कहेंगे जैसे मास हुआ, द्रव्यमान हुआ, लेंथ हुआ, लंबाई हुआ या टाइम हुआ, ऐसे मात्रक जिनको बनाने के लिए किसी दूसरे मात्रक की जरूरत नहीं पड़ती है, वो समस्त मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। और मूल मात्रक की सहायता को लेकर के जब हम किसी अन्य मात्रक का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो ऐसे बने हुए जो मात्रक होते हैं उन्हें हम लोग व्युत्पन्न मात्रक में जानते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि मूल मात्रक, जैसे मान लीजिए द्रव्यमान है, हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान है यानी कि मास है, लंबाई है यानी कि लेंथ है, या हम कह सकते हैं समय है यानी कि टाइम है। ये कुछ ऐसे मात्रक हैं जिनको बनाने के लिए, जिनकी यूज के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी दूसरे मात्रक की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे मात्रक जो होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि के मानक मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं, इत्यादि के मानक मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। और दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि जब मूल मात्रक की सहायता से जब किसी मात्रक का निर्माण होता है तो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न
मात्रक कहते हैं। इतनी बातों को आप याद रखिएगा, इतनी बातों को, यानी कि जो मात्रक है, मैंने ये बताया किसी भी भौतिक राशि के एक निश्चित परिणाम की मानक मात्रकों को मात्रक कहा जाता है। और ये मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक होता है और एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। मूल मात्रक में मैंने ये बताया कि ऐसे मात्रक जिनको बनाने के लिए किसी भी मात्रक की जरूरत नहीं पड़ती है, वो मूल मात्रक कहलाता है। जैसे द्रव्यमान हुआ, लंबाई हुआ, समय हुए, ये सब के सब मूल मात्रक की श्रेणी में रखे जाते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक उसे कहते हैं जिनको बनाने के लिए हमें मूल मात्रक की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे समस्त मात्रक को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक की श्रेणी में रखते हैं। इतनी बातों को आपको याद रखना। जैसे हम आपसे कहते हैं कि शक्ति का मात्रक क्या है, तो आप कहेंगे जूल पर सेकेंड होता है, जिसे वाट भी कहा जाता है। तो वहाँ जूल भी यूज हो रहा है, यानी कि जूल भी यूज हो रहा है, ऊर्जा की बात की जा रही है, और सेकेंड यानी कि समय की बात की जा रही है। तो दो चीजें मिल करके वहाँ बनी जा रही हैं। तो दो चीजों को मिल के बन रही है, इसलिए वो व्युत्पन्न मात्रक कहला रही है। हम लोगों को यहाँ फिजिक्स में जो देखना है वो ये देखना है कि भौतिकी के मापन के लिए चार पद्धतियों को अपनाया गया है। ये चार पद्धतियां कौन कौन सी हैं, जरा उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला जो है वो है एसआई पद्धति। दूसरा जो है वो ये है एमकेएस पद्धति। और तीसरा जो है वो ये है सीजीएस पद्धति। और चौथा जो है वो है एफपीएस पद्धति। तो भौतिकी के मापन के लिए चार प्रकार की पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। तो इन चार प्रकार के पद्धतियों के बारे में हम लोग एक एक करके जरा लिखते और समझते हुए चलेंगे। यहाँ जो मैं समझाया हूँ उसको अपनी भाषा में आप लिखते हुए चलिएगा। यहाँ मैं आपको सबसे पहले बताने चल रहा हूँ एसआई पद्धति से रिलेटेड सारी मुद्दों पे करता हूँ आपसे बातचीत। एसआई पद्धति से संबंधित एग्जामिनर हम लोगों से क्या क्या सवाल पूछ सकता है, इन सारे मुद्दों पे हम लोग बातचीत करते हैं। एसआई पद्धति से सबसे रिलेटेड हम लोगों को ये जानना है कि यह अंतरराष्ट्रीय मात्रक है, यानी कि पूरे विश्व स्तर पे अगर देखा जाए, पूरे वैश्विक धरातल पे देखा जाए तो एसआई पद्धति सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को ही माना जाता है। तो यह अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, या मात्रक कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है ये कह सकते हैं। और दूसरा इसमें जो हम लोग जानेंगे वो ये जानेंगे कि इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं। इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं, 7 मूल मात्रक तथा दो पूरक मात्रक होते हैं। तो 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक जो होते हैं, जरा उसको देखा जाए। यहाँ से सवाल आते हैं वो 7 मूल मात्रक क्या हैं और 2 पूरक मात्रक क्या हैं। जो 7 मूल मात्रक हैं, उन 7 मूलों मात्रकों का क्या संकेत होता है और उसको किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये एग्जामिनर अक्सर सवाल पूछता रहता है। तो इस मुद्दे पे जरा हम लोग कर लेते हैं बातचीत। तो अंतरराष्ट्रीय परिमाप पद्धति है, 7 मूल मात्रक है, 2 पूरक मात्रक हैं। और जो 7 मूल मात्रक हैं, उन 7 मूल मात्रकों में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या आएगा, द्रव्यमान आएगा। पहले हम 7 मूल मात्रक के बारे में आपको बता रहा हूँ। एक द्रव्यमान आएगा। द्रव्यमान का अगर कोई आपसे पूछे या चार्ट ही बना लीजिए, तो सही रहेगा। हम लोग यहाँ चार्ट बना लेते हैं, चार्ट बना लेंगे तो सही रहेगा। आप क्या करिएगा, एक तरफ लिख लीजिएगा आप राशि, दूसरे तरफ लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा राशि, दूसरे तरफ लिखिएगा मात्रक और एक लिखिएगा संकेत। इतनी बातों को एक कॉलम बना लीजिएगा। पहले हम बताते हैं 7 मूल मात्रक के बारे में। बताते हैं, फिर आपको 2 पूरक मात्रक के बारे में बताते हैं। तो 7 मूल मात्रक में सबसे पहला लिखिएगा आप लोग द्रव्यमान।
द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम और रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, केजी से करते हैं, केजी से। दूसरा जो हम लोग मात्रक देखेंगे वो हम लोग देखेंगे लंबाई। लंबाई लंबाई का यहाँ लंबाई का जो मात्रक होता है, तो लंबाई का जो मात्रक होता है उसको हम लोग जानते हैं वो होता है मीटर। मीटर और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, तो यहाँ लिख लीजिएगा स्मॉल एम। तीसरा जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे समय को। तीसरा राशि जो है हम लोगों का वो है समय। समय 7 मूल मात्रक की अभी हम बात कर रहे हैं, और समय का संकेत लिख लीजिएगा, मात्रक लिख लीजिएगा, वो होता है समय का सेकेंड होता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यस से। चौथा जो हम लोग मात्रक देखेंगे वो देखेंगे यहाँ मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर देख लेते हैं, टेम्परेचर यानी कि ताप, और ताप का जो संकेत होता है वो होता है केल्विन। ताप का जो संकेत होता है वो होता है केल्विन, और केल्विन को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं के से, वो करते हैं के से। पांचवा जो हम लोग देखेंगे, पांचवा वो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, यानी कि विद्युत धारा के बारे में, और मापते हैं हम लोग इसको एम्पियर से इसको मापते हैं, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग ए से, रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो ये कितने हुए, ये टोटल हम लोगों के हुए 5 हुए, अभी 2 और इसमें 7 हमें होंगे। इसको यहाँ 7 हम लोगों का मूल मात्रक पढ़ना और 2 व्युत्पन्न मात्रक। छठा जो है मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और छठा जो है वो हम लोग पढ़ेंगे ज्योति तीव्रता के बारे में। ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में देखेंगे। तो अगला लिखिएगा ज्योति तीव्रता के बारे में। अब ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है, तो यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग कैंडेला, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे पदार्थ की मात्रा लिखेंगे, और पदार्थ की मात्रा को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मोल से, रिप्रेजेंट करते हैं मोल, लिख लीजिएगा मोल से। और इसको मोल इसका मात्रक है, और रिप्रेजेंट ही करते हैं हम लोग मोल यहाँ लिख लीजिएगा। तो ये जो 7 मैंने बताया, ये 7 मूल मात्रक हैं, 7 मूल राशि हैं, उनके मात्रक हैं और उनके संकेत हैं। अभी 2 बचे हैं हमारे, 2 बचे हैं पूरक मात्रक। 2 पूरक मात्रक को भी देख लेते हैं हम लोग। 2 पूरक मात्रक को, एक है तलीय कोण, प्लेन एंगल, तलीय कोण, जिसको हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं, और इस तलीय कोण का जो है वो है रेडियन मात्रक लिख लीजिएगा। ये राशि है, और ये मात्रक है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट जो करते हैं वो करते हैं RAD से, उसको हम लोग करते हैं RAD से, इसको लिख लीजिएगा आप। और इसकी दूसरा जो है तलीय कोण के बाद जो दूसरा वो है घन या ठोस का कोण, ठोस का कोण, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन से, और इसको रिप्रेजेंट कर लीजिएगा SR से रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। तो मैंने आपको मात्रक से रिलेटेड अभी इतनी बातों को जितना बताया, इतनी बातों को आप कवर करिए। मैं ये बताया हूँ कि मात्रक क्या है, मात्रक के 2 रूप हैं, और वो 2 रूप कौन है, एक तो होता है जो किसी को लेता नहीं, मतलब स्वयं से बनता है, और दूसरा मैंने बताया कि जो मूल मात्रक होते हैं उनसे बनाए हुए मात्रक व्युत्पन्न कहलाते हैं। फिर भौतिकी के मापन के लिए मैंने आपको 4 पद्धतियों के बारे में बताया है, एक एसआई पद्धति, एमपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस। तो अभी एसआई पद्धति जो होता है ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति होता है, और इसमें 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक ये हैं और 2 पूरक मात्रक ये हैं। इतनी बातों को आप देखिए, इतनी बातों को फिर अब हम लोग पढ़ने चलेंगे एमकेएस पद्धति के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे सीजीएस, फिर पढ़ेंगे एफपीएस पद्धति। तो इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं एमकेएस पद्धति से रिलेटेड उन सारी मुद्दों पे करते हैं बातचीत। हम लोगों की अब जो चलेगी क्लास वो रहेगी एमकेएस पद्धति। तो देखते हैं हम लोग क्या है एमकेएस पद्धति से जुड़ी हुई बातें, जरा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एमकेएस पद्धति से रिलेटेड अगर देखा जाए, यहाँ हेडिंग डाल लीजिएगा एमकेएस पद्धति।
एम के एस पद्धति को समझने के लिए जनरली तीन मात्रक आपको याद रखना है। तीन मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान और समय। आप यहाँ लिख लीजिएगा ऐसे, लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास और समय, सेकेंड, सॉरी टाइम, टाइम यहाँ है टाइम। तो लेंथ, मास एंड टाइम, इन तीन बातों को आप समझिएगा, इन तीन बातों को आप समझिएगा। लेंथ का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो कहेंगे एम के एस पद्धति में मीटर होता है, एम से मीटर। मास का क्या होगा, के से किलोग्राम, के से किलोग्राम होगा। और यस से क्या होगा, समय का सेकेंड होगा, सेकेंड होगा। यानी कि ये हो गया आपका एम, ये के, और ए एस हो गया एम के एस। तो एम के एस पद्धति, एम के एस पद्धति को समझने के लिए आप क्या कहेंगे कि एम के एस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय का जो मात्रक होता है वो मीटर, किलोग्राम और सेकंड होता है। फिर हम लोग देखते हैं इसको सीजीएस पद्धति को, सीजीएस पद्धति के बारे में देख लेते हैं। तो सीजीएस पद्धति को भी कुछ ऐसे ही हम लोगों को समझना है। यहाँ भी हम लोगों को क्या करना है, तीन बातें ले लेना है, तीन बातों को ले लेना है। ले लेते हैं तीनों बातों को, वही तीन बात ले लेते हैं। जैसे से दूरी हुआ, दूरी, दूरी को हम लोग किससे मापते हैं, दूरी को किससे मापते हैं, तो कहेंगे सेंटीमीटर से। यहाँ मापेंगे, यहाँ सेंटीमीटर से मापते हैं। फिर यहाँ पे जी जो है यानी कि यहाँ सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है। तो ग्राम अगर लिख रहा है यानी कि यहाँ द्रव्यमान लिखिएगा, द्रव्यमान, और यहाँ लिखिएगा आप समय। यानी कि दूरी, द्रव्यमान और समय का मात्रक क्या क्या होगा, तो सीजीएस पद्धति में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो ग्राम होता है, ग्राम होता है, और समय का मात्रक यहाँ भी सेकंड होगा, यहाँ भी सेकंड होगा। यानी कि कह सकते हैं यहाँ सी, यहाँ जे और यहाँ यस हो गया सीजीएस पद्धति। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और यस से सेकंड। यानी कि एक सरल भाषा में आप ये कह सकते हैं कि सीजीएस पद्धति में दूरी का मात्रक सेंटीग्राम, फिर कह सकते हैं द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। इतनी बातों को आप याद रखिएगा। लास्ट हम लोग देखते हैं एफपीएस पद्धति के बारे में, एफपीएस पद्धति के बारे में। तो एफपीएस पद्धति को समझने के लिए फिर हम लोगों को वही तीन बात लेना पड़ेगा, वही तीन बात, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई लेना पड़ेगा, द्रव्यमान लेना पड़ेगा और लेना पड़ेगा समय। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, इसको फुट में मापते हैं हम लोग, फुट में, एफ से फुट होता है। और द्रव्यमान को मापते हैं पाउंड में मापते हैं। और समय को यहाँ भी सेकंड से मापते हैं, यानी कि एफ से फुट, टी से पाउंड और एस से सेकंड। हम कह सकते हैं कि एफपीएस पद्धति जो है, इस एफपीएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड होता है, फुट, पाउंड और सेकंड होता है। लेकिन इससे रिलेटेड एक दो बातें हम लोगों को अतिरिक्त जानना है। वो दो बातें क्या क्या है, पहली बात तो इसमें हम लोगों को ये जानना है कि जो एफपीएस पद्धति है, नोट करके लिख लीजिएगा, इसे ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, इसे ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है क्योंकि ये ब्रिटेन के डोमेस्टिक मार्केट में ऐसा यूज किया जाता है, तो इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अब दो बात जरा देखिएगा, समय की गणना तो मैंने आपको बता ही दिया, बिग बैंग थ्योरी के समय की बात मैंने बताया था। द्रव्यमान और लंबाई से रिलेटेड जरा एक चीज हम लोग देख लेते हैं। प्लेटिनम और इरिडियम की दो मिश्र धातु हैं, प्लेटिनम और इरिडियम की दो मिश्र धातु हैं। इन दोनों मिश्र धातु को जब 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग गला करके रखते हैं तो दो चिन्ह बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। समझिए आप दो धातु लीजिएगा, एक लीजिएगा प्लेटिनम और दूसरा लिखिएगा इरिडियम। और इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे रख देना है। 0 डिग्री सेल्सियस पे इन दोनों मिश्र धातुओं को रखने के बाद उस धातु को रखिएगा। रखने के बाद वो जितना दूर तक फैलता है इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं लंबाई, लेंथ, इसी को हम लोग लेंथ बोलते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा।
और यह जो क्षण है ये अंतरराष्ट्रीय ये पेरिस के अंतरराष्ट्रीय माप तौल कार्यालय में आज भी रखी गई है। तो ये आपको याद रखना है, लंबाई के लिए ये दोनों चीज को पूछा जाता है। और कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे करके इनकी लेंथ को मापी जाती है, तो 0 डिग्री टेम्परेचर को दे करके मापी जाती है। दूसरी बात हम लोग जानते हैं, लंबाई को तो आपने जान लिया लंबाई को। दूसरा हम लोग जानते हैं द्रव्यमान के बारे में थोड़ी सी रहस्य। तो द्रव्यमान के बारे में अगर वर्तमान परिस्थिति की बात करूं, वर्तमान में हम करंट से अगर अपडेट करके आपको बताऊं, तो वर्तमान में हम लोग प्लांक नियतांक पे काम करते हैं। प्लांक नियतांक पर काम करते हैं, नियतांक। तो जो प्लांक नियतांक विधि है, इस प्लांक नियतांक विधि पे आज हम लोग काम करते हैं। पहले मास को निकालने के लिए हम लोग को ग्रेविटेशनल की जरूरत पड़ती थी, गुरुत्वाकर्षण की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम लोग ग्रेविटेशनल के स्थान पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय उपयोग करते हैं। विद्युत चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण के स्थान पे विद्युत चुंबकीय का उपयोग करते हैं, जिसको प्लांक नियतांक के आधार पे द्रव्यमान का नया पैमाना लॉन्च किया गया है। और इस मानक के लिए किम्बले संतुलन निर्माण किया गया है। तो ये बात आपको याद रखना है कि अब गुरुत्वाकर्षण के आधार पे नहीं, बल्कि किस पे है, विद्युत चुंबकीय उपयोग करके हम द्रव्यमान का आकलन करते हैं। इतनी सारी बातों को आप याद रखिएगा। अब हम आपको ये बता देते हैं कि इस मात्रक से ही रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण मात्रक के बारे में, जैसे बल का मात्रक क्या है, तो कहेंगे न्यूटन है। बल का मात्रक टाइम भी होता है, तो न्यूटन कहाँ होता है, एमकेएस पद्धति में क्या होता है, सीजीएस पद्धति में क्या होता है, ऐसा कुछ करके एग्जामिनर हम लोगों से सवाल पूछता रहता है। तो इस तरह के हम लोग इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए, और मैं आपको बताने चलता हूँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों के बारे में करता हूँ आपसे बातचीत। इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। महत्वपूर्ण इकाइयों में सबसे पहले हम लोग देखते हैं बल का मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, या डाइन भी इसको कहते हैं। एमकेएस पद्धति में अगर कोई पूछे तो कहिए न्यूटन होता है, और सीजीएस पद्धति में कोई पूछे तो कहिए डाइन होता है। तो बल का मात्रक आप लोग याद रखिएगा, न्यूटन होता है और डाइन भी होता है। कार्य का मात्रक, इन सारी चीजों पे हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम राशि पढ़ा रहे हैं, अभी हम क्वांटिटीज के बारे में, हम लोग यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, यूनिट के बारे में, मात्रक के बारे में। तो कुछ मात्रक परीक्षा में एक दिवसीय एग्जाम में अक्सर उठा दिए जाते हैं, तो उन मात्रकों की उन राशियों की मात्रक के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, न्यूटन मीटर भी होता है। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड होता है, जिसको हम लोग वाट भी कहते हैं। और एनर्जी के 4 मात्रक होते हैं, कैलोरी, जूल, अर्ग और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 4 मात्रक होते हैं, और ये बिल्कुल क्रम से हैं। सबसे बड़ा इसमें होता है कैलोरी इज ग्रेटर देन जूल इज ग्रेटर देन अर्ग इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बिल्कुल क्रम में है। दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। डेंसिटी जो है, यानी हमने फोर्स देखा, वर्क देखा, पावर देखा, एनर्जी देखा, प्रेशर देखा, एटमॉस्फेयर प्रेशर देखा। अब हम लोग देखते हैं डेंसिटी के बारे में। तो घनत्व का जो मात्रक होता है वो किग्रा, यानी कि किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब, ये याद रखिएगा। केजीएम, ये फार्मूला याद रखिएगा। ये डेंसिटी का घनत्व होता है। फिर डिस्टेंस का जो होता है वो मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होता है। स्पीड का मीटर पर सेकंड होता है। वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड होता है। इतनी बात को आप याद रखिए। एक्सीलरेशन यहाँ मैंने लिखा है त्वरण का जो होता है वो मीटर पर सेकंड इसका भी होता है। और यहाँ याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। इसके अलावा कुछ अन्य मात्रक हम लोग 3 अन्य इकाइयों पे बातचीत करेंगे। महत्वपूर्ण इकाइयों में इतनी सारी इकाई तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा 3 अन्य महत्वपूर्ण इकाई के बारे में हम आपसे बातचीत करते हैं। 3 अन्य महत्वपूर्ण इकाई के बारे में आपसे बातचीत करते हैं। तो 3 अन्य महत्वपूर्ण इकाई क्या है, जरा उसको देखिएगा। सबसे पहला इकाई जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ खगोलीय इकाई के बारे में, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स? तो इसके बारे में सबसे पहली बात याद रखिएगा
कि यह दूरी का मापक मात्रक होता है। यह दूरी यानी कि इससे हम लोग दूरी ज्ञात करते हैं, यह दूरी का मापक होता है। पहला बात तो ये याद रखिएगा। और दूसरी बात ये याद रखिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज हम लोग तब करते हैं जब सूर्य और पृथ्वी के बीच के औसत दूरी को ज्ञात करते हैं। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को ज्ञात करने के लिए हम लोगों को खगोलीय इकाई का प्रयोग करना पड़ता है। तो दूसरी बात आप नोटबुक बनाते चलिएगा। तो दूसरी पॉइंट आप ये लिखिएगा कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी ज्ञात किया जाता है इससे। और तीसरा इसका महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो 1.5 into 10 to the power 11 मीटर होता है। यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.5 into 10 to the power 11 मीटर होता है। इस बात को आप याद रखिएगा एग्जाम के नजर से। तो खगोलीय इकाई से आपको 3 बातें याद रखना है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में। दूसरा मैं आपको बताता हूँ वो है प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, लाइट ईयर अक्सर आप लोग पढ़ते होंगे। तो लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, जरा समझिएगा। सूर्य के द्वारा हमने भूगोल पढ़ाया था तो आपको बताया है, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो प्रकाश की चाल होती है एक वर्ष में जो तय की जाती है उसी को हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सूर्य के द्वारा एक वर्ष में तय की गई प्रकाश की दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा, सूर्य के द्वारा आप लिखते चलिएगा, बिल्कुल उसी तरह से लिखते चलिएगा जैसे मैं नोटबुक बनाते चल रहा हूँ। ये समझिए आपका नोटबुक ही है। सूर्य के द्वारा एक वर्ष में तय की गई प्रकाश की दूरी प्रकाश की दूरी लिखिएगा, प्रकाश की दूरी एक प्रकाश यानी कि एक लाइट ईयर कहलाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब प्रकाश की चाल क्या होती है, तो भूगोल का क्लास पढ़ाते समय मैंने बताया था 3 into 10 to the power 8 मीटर मैंने आपको बताया था। प्रकाश की चाल जो होती है 3 into 10 to the power 8 मीटर, या इसको हम लोग एक भाषा में ये कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य के प्रकाश की चाल एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। और इसको सॉल्व करना होगा आपको, तो 3 into 10 to the power 8 में आप क्या करिएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। एक वर्ष में क्या होते हैं 365 दिन होते हैं, 365 दिन तो 365। एक दिन में 24 घंटा, एक घंटा में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। जब इसका गुणा भाग करेंगे तो आपको लास्ट में रिजल्ट मिलेगा 9.46। लास्ट में जो आपको रिजल्ट मिलेगा वही मिलेगा 9.46 into 10 to the power 15 into 10 to the power 15, 9.46 into 10 to the power 15 मीटर में। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। तो इतनी बातों को आप देखिए। खगोलीय इकाई मैंने बताया, प्रकाश वर्ष के बारे में भी बताया, और तीसरा भी मेरे पास जो है वो है पारसेक। तो उसको भी ये 9.46 into 10 to the power 15 यहाँ मीटर लिख लीजिएगा। अब तीसरा जो यूनिट हम लोगों के बचा है तीसरा वो है पारसेक। तो मैं पारसेक को समझा देता हूँ, लेकिन आपको एक बात याद रखिएगा, सबसे बड़ा होता है पारसेक होता है। उसके बाद होता है प्रकाश वर्ष, और सबसे छोटा होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय इकाई। ये क्रम एकदम आप याद रखिएगा। आपसे कोई पूछेगा कि दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि वो पारसेक है। ये बात आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। पारसेक सबसे बड़ा होता है। पारसेक इज ग्रेटर देन लाइट ईयर इज ग्रेटर देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द स्मॉलेस्ट। ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा होता है, और ये सबसे लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है।
खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष। और तीसरा मैं आपको बताने चल रहा हूँ पारसेक क्या होता है, मैं यही बता देता हूँ। तीसरा मैं आपको यही बता देता हूँ यहीं पर, तो उसको भी नोट कर लीजिएगा, उसको भी नोट कर लीजिएगा। पारसेक के बारे में भी थोड़ी, पारसेक के बारे में कुछ बातें हैं, उसको भी जरा नोट कर लीजिए। पारसेक क्या होता है जरा ये समझिएगा। पारसेक क्या होता है, तो एक पैरालेक्टिक, इसको याद रखिएगा। एक ये जो डाटा मैं लिखूंगा, इस डाटा को हुबहू आपको याद रखना है, हुबहू आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा भ्रांतियां रहती हैं। तो लिखिएगा एक पैरालेक्टिक जो होता है, एक पैरालेक्टिक सेकंड में प्रकाश के द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसको एक पारसेक कहा जाता है। एक पैरालेक्टिक सेकंड में प्रकाश के द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसको एक पारसेक कहा जाता है। एक पैरालेक्टिक सेकंड में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक पारसेक कहा जाता है। एक पारसेक कहा जाता है। इतनी बात को याद रखेगा। प्रश्न ये बनेगा कि ये एक पैरालेक्टिक सेकंड क्या होता है, एक पैरालेक्टिक सेकंड क्या होता है, एक पैरालेक्टिक सेकंड क्या होता है, एक सवाल बन सकता है। तो जरा ये समझ लीजिएगा एक पैरालेक्टिक सेकंड क्या होता है। तो एक पैरालेक्टिक सेकंड जो होता है वो 3.26 लाइट ईयर होता है, वो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये डाटा थोड़ा भ्रांति भरी चलती रहती है। 3.25 भी डाटा कई जगह दे दिया रहता है, 3.26 भी डाटा कई जगह दे दिया गया है। तो आप कोशिश करिएगा 3.26 को याद रखिएगा, कोशिश करिएगा। ये होता है पारसेक। तो मैंने महत्वपूर्ण इकाइयों में कुछ ये महत्वपूर्ण इकाइयां आपको बताया, और उसके साथ साथ मैंने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में बता दिया, और लाइट ईयर के बारे में बता दिया, और पारसेक के बारे में बता दिया। इतनी सारी बातों को आप बिल्कुल याद करते हुए चलिएगा। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा देखते हैं राशि में। एक होता है स्केलर क्वांटिटीज और एक होता है वेक्टर क्वांटिटीज, और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में। तो स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को बस ऐसे सुनते चलिए आप, उसको ऐसे सुनते चलिए, और एक लॉजिक के साथ उसको याद रख लीजिएगा, बस याद रख लीजिएगा। जो स्केलर क्वांटिटीज होता है उसमें मास की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसे स्केलर क्वांटिटी जो होता है उसमें मास की तो आवश्यकता होती है, लेकिन डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। जो स्केलर क्वांटिटीज होता है उसको जरा लिख लीजिएगा, यानी कि पहले आप लोग लिखिएगा अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है, इसमें मास की जरूरत होती है, मास की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें दूसरी बात इसमें डायरेक्शन की यानी कि दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अब इस क्या मतलब निकल रहा, मास की होती है यानी कि परिमाण का होता है, लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि इसको समझने के लिए आप यह कह सकते हैं कि ऐसी राशि जिसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मास की जरूरत होती है। जैसे इसके एग्जांपल में आप याद रखिएगा, जैसे टाइम हुआ, समय का आकलन करिए, चाल हुआ, स्पीड, मास हुआ, द्रव्यमान, कार्य हुआ, वर्क, एनर्जी हुआ, ऊर्जा, ये जितने सारे हैं, या एरिया हुआ, आयतन, ये जितने सारे मैंने बोले हैं सब के सब यहीं आप उदाहरण लिख लीजिएगा। आप समय लिख लीजिएगा, चाल लिख लीजिएगा, द्रव्यमान लिख लीजिएगा यानी कि टाइम लिख लीजिए, स्पीड लिख लीजिए, मास लिख लीजिए, फिर आप कार्य लिख लीजिए, वर्क लिख लीजिए, एनर्जी लिख लीजिए, ऊर्जा लिख लीजिए, या एरिया लिख लीजिए, आयतन लिख लीजिए। ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब स्केलर क्वांटिटीज हैं, यानी कि अदिश राशि हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशि। तो इस सदिश राशि के लिए आपको क्या करना है, इस सदिश राशि के लिए आपको क्या जानना है, इसमें मास यानी कि
द्रव्यमान प्लस प्लस दिशा, यानी कि द्रव्यमान और दिशा दोनों की जरूरत होती है, दोनों की जरूरत होती है। ऐसी भौतिक राशि जिसके लिए द्रव्यमान और दिशा दोनों की जरूरत होती है उसको हम लोग सदिश राशि या कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और इसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण अगर आपको जानना है तो सबसे बढ़िया उदाहरण आप जान लीजिएगा एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। फोर्स इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। बल इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। डिस्प्लेसमेंट इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। विस्थापन वेलोसिटी जो है इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, या कह सकते हैं दाब जो है, भार जो है, वेट जो है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। तो ऐसे कुछ चीज होते हैं, ये दो राशि हमको जानना है। और कोई भी मापक आपके सामने आएगा तो आप उसको कैसे याद रखिएगा, दिशा की जरूरत नहीं होती है तो उस चीज को आप दिशा के रूप में रखिएगा। जैसे मान लीजिए समय है तो कहिए 2 किलो समय पूरब की ओर गया, तो 2 किलो समय पूरब की ओर कोनो निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, यानी निष्कर्ष नहीं निकल रहा तो ये वेक्टर नहीं हो सकता है, स्केलर होगा। या हम कहें कि 10 किलो की चाल जो है वो उत्तर दिशा की तरफ भाग रही है, इसका क्या रिजल्ट निकल रहा है भाई, कुछ नहीं निकल रहा। ये सब क्या होंगे, ऐसा रिजल्ट अगर नहीं निकल रहा तो आप कहेंगे कि ये सारे की सारे किधर है, सब के सब क्या है, स्केलर है। अगर हम कह रहे हैं कि हम 10 न्यूटन का फोर्स मारे दक्षिण दिशा की तरफ, तो ये परिमाण के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी बात कर रहा है कि हमने 10 न्यूटन का फोर्स पुट अप किया, 10 न्यूटन का मैं बोल दे रहा हूँ उत्तर दिशा की तरफ या दक्षिण दिशा की तरफ या पूरब दिशा की तरफ, ऐसे करके तो ये इसका रिजल्ट निष्कर्ष निकल रहा है। और ऐसे निष्कर्ष निकलने वाले जितने सारे अगर आएंगे राशि, उन सब राशियों को मार दीजिएगा वेक्टर क्वांटिटीज में, उन सबको मार दीजिएगा वेक्टर क्वांटिटीज में। इतनी बातों को समझते चलिए। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण। और अभी जो हम लोगों की क्लास चली है टोटल अभी यांत्रिकी से ही संबंधित है। आप जैसे चल रहा वैसे नोटबुक बनाते हुए चलिएगा। हमें जहाँ तक लग रहा है अगर नोटबुक बनाते चलेंगे तो फिजिक्स आपका बहुत ही अच्छे से मैं कवर करने वाला हूँ, और सारे फिजिक्स को मैं पूरी गुणवत्तापूर्ण कवर करने वाला हूँ। तो सारी बातों को लेकर चलिएगा। थोड़ा यहाँ लिखना इरेज करना होता है, इसलिए हमें समस्याएं आ जाती हैं, हेजिटेशन में भी आ जाता हूँ, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, आप लोग देख रहे हैं कि तुरंत इस पेज लिया और करना शुरू कर दिया, तो इसलिए थोड़ी समस्याएं आती हैं। फिर भी मैं आप लोगों के लिए निरंतर प्रयास जारी रखा हूँ। तो इतनी बातों का ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में बातचीत करने। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरणों की अगर बातचीत किया जाए तो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरणों में सबसे पहला है आमीटर। आमीटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं तो इलेक्ट्रिक जो करंट होते हैं उसको मापने के लिए, हम लोग विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं तो जो पवन होता है उस पवन का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ होता है तो उड़ते विमान की ऊंचाई को मापने के लिए, जो उड़ता हुआ विमान होता है, जहाज होता है, उसकी हाइट कितनी है, कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, उसको मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर अनीमोमीटर मैंने लिखा है, हवा की गति को मापा जाता है, हवा कितनी गति से चल रहा है इसको मापने के लिए अनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए साइक्लोन वगैरह जब आता है तो देखिएगा बताया जाता है इतने किलोमीटर पर सेकंड या पर आवर की स्पीड से हवा की गति चल रही थी, तो उसको मापा जाता है अनीमोमीटर से ही बताया जाता है। कार्डियोग्राफ जो है, कार्डियोग्राफ से हृदय की गति की जांच की जाती है। हृदय गति की जांच की जाती है कि हार्ट में जो लब और डब करता है, उसकी जो लब डब की कंडीशन है वो सही है या नहीं है। स्टेथोस्कोप जो है हृदय की धड़कन को सुनते हैं, लब डब की आवाज को सुना जाता है, इसी से जो डॉक्टर लगा के सुनते हैं कान में वो यही स्टेथोस्कोप का ही यूज करते हैं वो लोग। फिर लक्स मीटर है, इससे प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। प्रकाश की तीव्रता कितनी है तभी हम लोगों ने जाना कि प्रकाश की तीव्रता के बारे में भी देखा। फोटोमीटर भी उसको कहा जाता है। फिर फाइदोमीटर जो है, फाइदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। समुद्र की गहराई को फाइदोमीटर से मापा जाता है। हाइग्रोमीटर जो है, जो हवा होती है उस हवा में ह्यूमिडिटी की मात्रा जो होती है, ह्यूमिडिटी यानी कि पानी यानी कि आर्द्रता की मात्रा को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर है ऑडियोमीटर है, ऑडियोमीटर में ध्वनि की तीव्रता को मापी जाती है। क्रोनोमीटर से जलयानों को सही समय का पता लगाया जाता है। टेलीस्कोप से हम लोग दूर की चीजों को देखते हैं।
रेन गेज का प्रयोग हम लोग वर्षा मापने में करते हैं। रडार जो लगा रहता है अंतरिक्ष यान और वायुयान में प्रयोग किया जाता है। रडार डिटेक्ट करके ही हम चलाते रहते हैं और रडार कनेक्शन टूटता है तो जो प्लेन होता है वो प्लेन कहीं भी जा करके किसी से टकरा सकता है, क्योंकि समझिए उसकी आंख पे पट्टी लग चुकी है पायलट के। पायलट अगर चल रहा है तो उसके सिस्टम पे रडार डिटेक्ट करके ही पूरी कनेक्शन लेकर के चलाई जाती है। अगला है ऑडियो फोन। इससे दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाया जाता है। जिन लोगों को सुनाई सही से नहीं दे पाता है वे लोगों के कान में इस ऑडियो फोन का इस्तेमाल किया जाता है। माइक जैसे लगा के लटकाए रहते हैं लोग ताकि आसानी से बातों को सुन पाए। फिर है क्यूसेक, जिससे जल प्रवाह का मात्रक है, जल प्रवाह को मापा जाता है। थर्मीमीटर जो है लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई जो होती है, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा, उसे थर्मीमीटर कहा जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग ब्लड प्रेशर को मापने में किया जाता है, ब्लड प्रेशर को मापने में किया जाता है। कैरेटोमीटर का प्रयोग सोने की शुद्धता में किया जाता है। और पायरोमीटर जो है ये 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यांत्रिक चैप्टर से रिलेटेड मैंने जो आपको सिलेबस बताया था उसमें अभी पूरा मैं कवर नहीं कर पाया हूँ। हो सकता है 3-4 दिन चलेगा यांत्रिक चैप्टर, 3 यानी पार्ट 1 पे ही अभी हम हैं और यहीं तक आज की क्लास को मैं स्थगित कर रहा हूँ। अगली क्लास में जब हम आपसे मिलते हैं तो मैं बल से रिलेटेड मुद्दों से शुरू करता हूँ। न्यूटन लॉ पढ़ा जाएगा और फोर्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, यानी कि न्यूटन के गति का तीनों नियम समझा जाएगा और बल के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और समय के अनुसार देखेंगे तो और मुद्दों पे भी बातचीत करेंगे। लेकिन पार्ट 1 अभी याद रखिएगा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी पार्ट 1 से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दों पे हम लोगों को बातचीत करना है। हो सकता है 3 से 4 क्लास लग जाए, कोई ठीक नहीं है, लग सकता है। तो पार्ट 1 को हम कवर करते हैं, कोशिश करूंगा चारों पार्ट में फिजिक्स का कवर करूं। और आप लोग अगर हमारे चैनल से नए जुड़े होंगे तो मेरा आपसे गुजारिश होगा कि चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करते चलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर तो एकदम करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के साथ सहयोग की उम्मीद भरी बुनियादी पर मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं आशा भी करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ और सहयोग देंगे और हम आप लोगों के साथ और सहयोग का आभारी होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में फोर्स के साथ और न्यूटन लॉ के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए लेता हूँ इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।